एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज मैं स्टार्ट करने जाने वाला हूँ सीए फाउंडेशन के वीडियोस। राइट, अभी तक मैंने 11-12 के वीडियोस अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे। आज से स्टार्ट होने वाले सीए फाउंडेशन मर्केंटाइल लॉ के वीडियोस। सो वीडियोस का कंटेंट कैसा लग रहा है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करना कि वेदर दिस वीडियोस आर यूजफुल फॉर योर स्टडीज और नॉट। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बेसिकली द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट 1। आई एम श्योर अब आप लोगों ने ऑलरेडी सारी पढ़ाई कर ली होंगी, तो ये सारे वीडियोस आपको रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और इस तरह से वीडियोस को प्रिपेयर किया गया है कि आप लोग इजीली इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, बिकॉज आई नो दैट मर्केंटाइल लॉ एक पूरा नया सब्जेक्ट है राइट स्टूडेंट्स के लिए। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फाउंडेशन, आईपीसीसी और फाइनल तक पढ़ना ही है। सो लॉ को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हमने बहुत बार सुना होगा। सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का दूं आपको तो दैट इज बेसिकली रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट ऐसी चीज है कि जो हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं राइट, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए अब रेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? बिकॉज इसमें हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है राइट, कि भैया जिसको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है और कोई सामने वाला सेलर होगा कि जिसको प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है राइट। सो ये लोग क्या करेंगे कि भैया एक रेंट एग्रीमेंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सामने वाले की लायबिलिटीज क्या होंगी, उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होती है। सो दैट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ऑल्सो इन राइटिंग। ठीक है, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो रेंट एग्रीमेंट में फुलफिल होती है। सो यू कैन से दैट रेंट एग्रीमेंट इज आल्सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट राइट? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड। अब लॉ में आपको सेक्शंस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सेक्शंस के लिए आपको क्या करना है? सेक्शंस तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर सेक्शन याद नहीं रहता है तो एग्जाम में मेंशन ना करें, गलत सेक्शन लिखकर मत आना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर सेक्शन याद रहता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन याद नहीं रहता तो गलत सेक्शन लिख के नहीं आना, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। चलिए, नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट राइट? कॉन्ट्रैक्ट हमने डिफाइन कहाँ किया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये आपके हर एक जो केस स्टडी का आंसर है उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, सेक्शन चाहे याद रहे तो लिखना, नहीं याद रहता मत लिखो, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको ये तो लिख कर आना ही है आपके आंसर में। इट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट राइट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कि भाई वो लॉ में एनफोर्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई एग्रीमेंट हमें नहीं करना है कि भाई स्मगलिंग का या तो किडनैपिंग का या तो किसी को मर्डर करने का, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं होते राइट। सो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब मर्केंटाइल लॉ में आपको और एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि हर एक वर्ड का कोई ना कोई डेफिनेशन होगा या तो उसके रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। ये बिजनेस स्टडीज या तो इकोनॉमिक्स जैसा नहीं है कि जिसमें आप लोग जो भी लेट्स से कि कोई भी चैप्टर वगैरह पढ़ते हो देन इट गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, लेकिन लॉ में हर एक वर्ड का एक डेफिनेशन होगा और उसके साथ कुछ अटैच टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है द वर्ड एग्रीमेंट एंड द वर्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये दोनों वर्ड्स को अब हमें डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए, एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, जब भी हम लोग अग्रीमेंट किसी के साथ करते हैं राइट, देन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। हम लोग एक दूसरे के साथ प्रॉमिस एक्सचेंज करते हैं राइट, कि भाई मैं ये चीज करूंगा। लेट्स से कि अगर मुझे किसी को कार बेचनी है तो मैं उसको प्रॉमिस करूंगा दैट आई विल डिलीवर यू माय कार, और वो क्या प्रॉमिस करेगा बदले में कि भाई जैसे ही तुम कार डिलीवर करोगे मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। सो दैट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट। हम लोग अग्री कर रहे हैं किसी सिचुएशन पे। ठीक है, नाउ सी अगेन, डेफिनेशन के अंदर भी सब डेफिनेशन आ रहा है। ठीक है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। अब प्रॉमिस का भी डेफिनेशन दिया है। प्रॉमिस क्या है? व्हेन दी
पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, ठीक है, signifies his assent मतलब कि वो अग्री कर रहा है, the proposal is said to be accepted, ठीक है। मैंने कार बेचने को बोला, सामने वाले जो मेरा फ्रेंड था उसने कार परचेज करने के लिए अपना एक्सेप्टेंस दिखा दिया, राइट, ही इज रेडी, देन वी कैन से दैट दी I have made a promise and the proposal has been accepted। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो प्रॉमिस में कन्वर्ट नहीं होने वाला, ठीक है। सो ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। एग्रीमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको कुछ प्रपोज करना पड़ेगा और सामने वाले का एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए, तब जाके वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा। Now the second portion of the definition क्या बताता है, enforceability by law, ठीक है, ये लॉ में हमें एनफोर्स तो करना पड़ेगा। सो क्या डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट must give rise to a legal obligation which means a duly enforceable by law। और ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। जो भी आप लोग एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें से कोई लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब कि लेट से अगर मैं किसी को कार बेच रहा हूँ, ठीक है, सो बदले में मुझे पैसा मिलना चाहिए, सो दैट क्रिएट्स एन लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। सो ये लीगल ऑब्लिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप लोग कोई भी एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हो। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेप्टेड प्रपोजल प्लस इट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। पहले आप लोग किसी के सामने प्रपोजल रखेंगे, अगर वो एक्सेप्ट करता है देन इट इज एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अगर आप लोग उसको एनफोर्स भी कर सकते हो लीगली देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्नी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई जर्नी क्या है, ठीक है। सो हमारी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होगी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया प्रपोजल से। सबसे पहले आपके पास कोई प्रपोजल आएगा या तो कोई बंदा ऑफर लेकर आएगा, ठीक है, जैसे कि मैं ऑफर लेकर जा रहा हूँ कि मुझे अपनी कार बेचनी है, चलिए। फिर होगा एक्सेप्टेंस, सामने वाला बोलेगा ठीक है भाई चलो आपकी कार की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, सिंगल हैंड यूज है, तो मुझे ये कार परचेज करनी है, मेरे बजट में भी सेट हो रहा है। नाउ द एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स एन एग्रीमेंट। अब ये क्या किया, हम दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, मैं कार बेचूंगा और सामने वो मुझे पैसे देगा। लीगल एनफोर्सेबिलिटी, इट इज लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है, किसी को कार बेचना कोई गुनाह तो नहीं है, राइट, सो इट इज लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है। हाँ, किसी को कार से उड़ा देना दैट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप लोग, है ना, कि भैया इसको ये लो मेरी कार और उसको उड़ा दो, ठीक है। चलिए, एंड ये सारे कंडीशंस होने के बाद अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज द जर्नी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपको मतलब कि ये सारे स्टेप्स है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉलो होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रपोजल, इट्स एक्सेप्टेंस, एंड द एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स एन एग्रीमेंट, ठीक है। फिर उसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी चेक करनी है कि वो लीगली अलाउड है कि नहीं, अगर ऐसा एग्रीमेंट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, किसी को कार बेचना, किसी के पास से कार लेना, these are all valid contract। so ultimately it transfers into a contract, ठीक है। चलिए आगे, मैंने एक बहुत ही यूनिक तरीका निकाला है कि भाई आप लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को याद कैसे करोगे, लेट्स सी, होप यू एंजॉय। चलिए, अब ये एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड मूवी थी DDLJ, जिसको शॉर्ट में लिखते थे DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। Now these are some of the scenes which were created in the movie, और जिसको आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के साथ को रिलेट कर सकते हो। जैसे कि इस सीन में आप लोग देख रहे हो कि भाई शाहरुख खान अमरीश पुरी को बोल रहा है कि भाई मुझे काजोल के साथ शादी करनी है, प्लीज मुझे परमिशन दे दो। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, इज बेसिकली गिविंग एन ऑफर कि मुझे ये शादी करनी है। अब इसका एक्सेप्टेंस अगर आप लोग ये सीन में देखोगे, सेकंड सीन में, तो इसका एक्सेप्टेंस हो नहीं रहा है ना, बहुत ही सीरियस लुक है तीनों का, जैसे कि मारने ही वाले है। सो एक्सेप्टेंस के बाजू में क्वेश्चन मार्क है कि अभी तक एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है। और अभी हमने ऊपर देखा था जर्नी में क्या था, दैट द एग्रीमेंट शुड हैव एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा।
मानता है कि नहीं? सी नाउ अब उन्होंने थम्स अप दे दिया भाई, दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, ठीक है। वरना शाहरुख खान का मुंह देखने लायक था भाई, लीगल एनफोर्सेबिलिटी पे वो तो आ गया था, राइट, कि हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे, हमें तो सिर्फ शादी करनी है, सो इट इज लीगली एनफोर्सेबल, राइट। तो उसका फाइनली प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। एंड लास्टली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हो भाई, दोनों they got happily married. So this is how it gets converted into a contract. It started from the proposal, then acceptance में थोड़े problems आए, लेकिन finally it got accepted, right? Legal enforceability भी थी, and finally the journey has been completed. So this is how the journey of a contract takes place. चलिए, then essentials of a valid contract, right? Essentials of a valid कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 हमें ये दिखाता है या तो ये सिखाता है बेसिकली कि भैया कौन से ऐसे कंडीशंस है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके ही मैं उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा, वरना मैं नहीं मानने वाला, राइट। सो सेक्शन 10 क्या बोलेगा, इट प्रोवाइड सर्टेन वैलिड एसेंशियल्स, जिसमें सबसे पहला क्या है आपका एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। उसके बाद फ्री कंसेंट, ये सारे जो एसेंशियल्स है ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फ्री कंसेंट इज बेसिकली कि जो भी पार्टीज है उन दोनों के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी के साथ रेंट एग्रीमेंट करना है, ठीक है, तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, उसको मारना नहीं है, ठीक है। देन competency of the parties should be eligible to enter into a contract. देन लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। जो भी आपको लेट से रेंट एग्रीमेंट कर रहे हो तो बदले में आप लोग क्या पे करने वाले हो, उसको पैसे पे करने वाले हैं, सो इट इज अ लॉफुल कंसिडरेशन। लीगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी हाउस है शॉप है उसको रेंट पे देना, दैट इज एन लीगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, वॉइड मतलब कि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि जो भाई लॉ के नजरिए में गलत ही है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही गलत है, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, या तो ऐसा कोई कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए। सो these are some of the essential conditions of a valid contract as per section 10। चलिए आगे देखते हैं अदर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेक्शन 10 वाले कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल होने चाहिए, जैसा कि टू पार्टीज, ठीक है। क्यों टू पार्टीज वाला इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। सी वन कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, राइट। अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे अपनी कार बेचनी है, तो क्या मैं खुद को ही अपनी कार बेचूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इट इज वेरी लॉजिकल कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज होना जरूरी है, राइट। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, मैं अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, ठीक है, दो पार्टीज हमेशा होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड बाय नेचुरल पर्सन्स, मैं और मेरा फ्रेंड अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कार बेचने का, सामने पेमेंट रिसीव करने का, वी आर बेसिकली नेचुरल पर्सन्स, राइट, कोई जादू तो नहीं है। एंड अदर पर्सन्स हैविंग लीगल एक्सिस्टेंस, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखा है, ये अगर आप लोग रिकॉग्नाइज करते हो, देन दिस इज बिटवीन फेसबुक एंड जियो, ठीक है। फेसबुक और जियो ने अभी बहुत ही ज्यादा रिसेंटली पार्टनरशिप की थी। सो दे आर बेसिकली पर्सन्स हैविंग लीगल एक्सिस्टेंस, दे आर कंपनीज, ठीक है, ये रजिस्टर्ड कंपनीज है और इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, सो इट इज वेरी मच वैलिड, ठीक है। सो टू पार्टीज में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नेचुरल पर्सन होने चाहिए, तो देयर कैन बी पर्सन्स हु आर हैविंग लीगल एक्सिस्टेंस, इसमें कंपनीज आ गई, पार्टनरशिप फर्म्स आ गए, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज सारे। सेकंड, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सोशल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल मैरिज, राइट, तो ये सारी चीजें ऐसी है कि विच आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, और जो भी चीज एनफोर्सेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती एज पर दी डेफिनेशन, और जो हमने जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था, राइट। तो अगर कोई भी चीज एनफोर्सेबल नहीं है तो आप लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एबल टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें हमेशा कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप कन्वर्ट होनी चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। थर्ड, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस, ठीक है। कुछ पिक्युलर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें बाय डिफॉल्ट कुछ कंडीशन आपको माननी पड़ेगी या तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। द बेस्ट एग्जांपल इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट मस्ट बी ऑलवेज इन राइटिंग, ठीक है। कोई भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता इंश्योरेंस के लेकर। कोई इंश्योरेंस एजेंट अगर आपके पास आता है तो आपको वर्बली सारी चीजें समझा नहीं सकता और वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल इट इज इन राइटिंग, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना दैट अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंपाइल्ड, राइट। सारी फॉर्मेलिटीज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक है तो उसे फुलफिल करना ही पड़ेगा। देन वी हैव सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है। एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग, ठीक है। गोल गोल घुमा के बातें नहीं करनी है। एग्रीमेंट आपका जो भी है इट शुड बी डेफिनेट टू द पॉइंट। फॉर एग्जांपल ए एग्रीज टू सेल गुड्स टू बी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज इसमें गोल गोल घुमाकर बात की है, ठीक है। कुछ भी स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि भाई कौन से गुड्स बेचने, कितनी प्राइस पे बेचने, कितनी क्वांटिटी पे बेचेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, नथिंग इज स्पेसिफाइड। सो देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, इससे मुझे कोई पता ही नहीं चल रहा है, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। Then you have possibility of performance of an agreement. The terms of agreement should be capable of performance. ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होने चाहिए कि जो इम्पॉसिबल है, ठीक है। किसी को अगर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तू चांद तोड़ के ले आ, राइट, दिस इज ऑल नॉट पॉसिबल बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। सो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस या तो आपके जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है ये कैसे होने चाहिए, विच आर पॉसिबल फॉर द पर्सन टू fulfill. An agreement to do impossible act cannot be enforced, ठीक है। किसी को बोलना भाई चांद तारे तोड़ के लिया, right, then it is not possible, these are impossible act which cannot be enforced. So guys, I hope you are clear with the फर्स्ट वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियोस को और बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली योर कमेंट इज़ वेरी वैल्यूएबल, राइट, ताकि कंटेंट को और ज़्यादा मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो कमेंट लिखने में शायद हार्डली आपको 1 मिनट लगे, तो डेफिनेटली कमेंट करना ना भूले। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माय प्रोफाइल इज कॉमर्स का ज्ञान, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। थैंक यू।